सभी नवीन भावी शिक्षकगणों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं संदीप कुमार। हम आपको क्या पढ़ा रहे थे? कारक प्रकरण, और उसमें भी प्रथमा विभक्ति हमारी हो गई थी और द्वितीय विभक्ति हमारी चल रही थी। द्वितीय विभक्ति में कुछ हमारे सूत्र को बता दिए, कुछ बताना था ना। जो बता दिए कौन कौन से थे वो? एक तो जो मैं बता दिया उसमें एक था क्या, पहला हमारा क्या था जो हम बता दिए आपको, कर्तु रेप्सित तमम कर्म बता दिए थे। और इसके बाद क्या बताए थे? एक ये बताया, फिर बताया था क्या थे, कर्मणि द्वितीया। ठीक है, पहले क्या बताए थे? कर्तु रेप्सित तमाम कर्म ना। इसका अर्थ क्या बताए थे हम आपको? ये बताए थे कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है, सबसे अधिक चाहता है, उसे क्या होती है? कर्म संज्ञा। और जब इसकी कर्म संज्ञा हो गई तो कहते हैं अब क्या करें? कहता है जो कर्म हुआ है, कर्मणि, जो कर्म हुआ है उसमें क्या लगेगी? द्वितीया। क्या ये? विभक्ति है, यानी कि जितने भी कर्म संज्ञा होंगे उसमें क्या लग जाएंगे? द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, फिर इसी आगे क्या था हमारा नेक्स्ट सूत्र था तथा युक्तम च निप्सितम। क्या था? तथा युक्तम च निप्सितम ना। क्या कहता है ये कहता है, अभी क्या बताया है? कर्ता अपने क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा। और ये कहता है कि जो तथा युक्तम, जो उस कर्म संज्ञा से जुड़ा हुआ हो। क्या हो? जो इस कर्म संज्ञा से जुड़ा हुआ हो, तथा क्या हो? च अनिप्सितम, और उसको इप्सित न हो, उसकी मतलब उस जानकारी में न हो, अनिप्सित हो। क्या हो? उसको अनिश्चित हो, बिना उसके क्रिया मतलब उसकी इच्छा के बिना भी वो कार्य यदि हो रहा है उसकी भी क्या हो जाएगी? च दिया हुआ है ना, यानी कि जो उसकी इच्छा से नहीं हो रहा है, यानी उसकी इच्छा नहीं करने को फिर भी क्या कर रहा हो? कर रहा है, उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें क्या लग जाएगा? कर्मणि द्वितीया से क्या लग जाएगी? द्वितीया विभक्ति लग जाएगी ना। तो हम आपको इसका उदाहरण बता दिए थे, बताया था कि नहीं? क्या था? रामः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति ना। बताए थे क्या था? अब ये यहाँ क्या था कि जो राम है वो घर जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है। यहाँ पे भावना यह नहीं था कि वो जाते हुए हाथ से छू रहा है। क्या था इसमें? वो जब जा रहा, जो रास्ते में जो तिनके पड़ रहे हैं उसके पैरों स्वतः छुए जा रहे हैं, यानी बिना इच्छा क्या हो रहा है? वो छू, मतलब कि उसकी इच्छा नहीं छूने की, उसके पैर से पड़ जा रहे हैं। ठीक है, यानी क्या उसकी इच्छा नहीं है फिर भी क्या हो रहा है? वो छू ले रहा है। इसलिए क्या हो रहा है? इसकी किसकी? ये जो तृण है, क्या इसकी छूने की इच्छा नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है? उसके पैरों से छुए जा रहे हैं। इसलिए इसकी क्या हो रही थी? कर्म संज्ञा हुई। फिर जब कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मणि द्वितीय से क्या लग गया? उसमें द्वितीय विभक्ति लग गई। इतना हो गया था। अभी आगे और हुए हैं, कितना हुआ देख बता रहे हैं आपको हम। फिर क्या था? अकथितम च ना, जो कहने की इच्छा ना हो, ये भी हो गया था हमारा। क्योंकि इसमें क्या थे? हमारी 16 धातुएं आई थी। कौन कौन? दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच, ची, ब्रू, जी, सास, मथ, मुस, नि, ह्री, किस, वह
आई थी, ध्यान है आपको। फिर इसके बाद क्या था, इसके आगे कौन सूत्र था, वही था अकर्मक धातु भी हो गए। क्या था, अकर्मक धातु भी योगे देश कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञकम इति वाच्यम ना। क्या था, कर्म संज्ञकम इति वाच्यम, यानी कह रहा था क्या कि अकर्मक कोई धातु हो, यदि उसका देश काल भाव इत्यादि से संयोग हो रहा हो तो देश काल भाव इत्यादि क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है उसकी क्या हो जाती है, क्या होती है, कर्म संज्ञा में क्या हो जाता है, कर्मण द्वितीया से उसमें क्या लग जाती है, द्वितीया विभक्ति लग जाती है। कोई दिक्कत थी इसमें, नहीं थी। फिर से हम क्या पढ़ा दिया आपको, ये हो गया था ना। इसका उदाहरण क्या था इसका, राम लखनऊ प्रदेश में रहते हैं। क्या था, राम लखनऊ प्रदेश में रहते हैं। तो जो ये प्रदेश था ये क्या था, एक देश के स्थान पे था ना, एक देश होने के कारण ना। तो क्या हो गया इसमें, वही यदि ऐसे देखते तो यहाँ क्या था, अधिकरण लग जाता, लेकिन अकर्मक धातु है यहाँ पे रहना ना, इसे क्या लग गया इसमें, इसकी क्या हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। जब इसकी कर्म संज्ञा हो गई तो कर्मण द्वितीया से इसमें क्या लग गया, द्वितीया विभक्ति लग गई। तो क्या हो जाएगा इसका, राम लखनऊ प्रदेशम आस्ते। ठीक है, ये आप बता दिए थे हम। और फिर इसके आगे क्या बताया थे आपको, जब आप रिवाइज करते चलेंगे तो आपको जानने में भी और समझने में क्या हो जाएगी, आसानी होगी। फिर नेक्स्ट क्या था, अधि सिंह अस्था कर आए कि सिंह अस्था और आस धातु के पूर्व यदि अधि का प्रयोग हो, किसका, अधि उपसर्ग का, तो उसका जो आधार होगी उसकी हो जाएगी, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी उसमें क्या लग जाएगा, वही सूत्र कर्मण द्वितीया से क्या लग जाएगी, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। जैसे क्या हो जाएगा इसका, हरि बैकुंठ में रहते हैं ना। हरि, देखिए क्या कह रहा है कि अधि हो, अधि क्या है, उपसर्ग है। सिंह माने सोना, स्था और आस तो धातुएं हैं ना। कह रहा इसके पूर्व क्या लगा हो, अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, तो इसका जो आधार होगा उसमें क्या लग जाएगी, उसकी हो जाएगी कर्म संज्ञा, और जिसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी वहाँ क्या लग जाएगा, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो क्या है हरि, अब इसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा क्या हो जाएगा,
वैकुंठम क्या है? आस्ते। ठीक है, आस्ते नहीं होगा, यदि आस्ते हम कर देंगे तो यहाँ वैकुंठे हो जाएगा, हमें अदि उपसर्ग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये अध्यास्ते। ठीक है, यदि हम अदि उपसर्ग नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर वही इसकी क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा, और जिसकी भी अधिकरण संज्ञा होती है उसमें क्या लग जाता है? सप्तमी व्यक्ति। किससे? सप्तम अधिकरण च से। ठीक है, फिर क्या था? अभिनिवेशश्च। क्या था? अभिनिवेशश्च ना। अभिनि उपसर्ग जो हैं यदि विष धातु के पहले लगे हुए हों, दोनों साथ में लगे हुए हों, तो उसकी आधार क्या हो जाएगी? क्रम संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? उपान ध्वांग वसः। क्या है? ठीक है, ये क्या है? सूत्र है। कितना आया? क्या रहा है? अब देखिए, जो लिखा हुआ है इसको पहले क्या करेंगे? हम तोड़ेंगे, यानी इसको हम पहले, जो इसमें क्या है संधि हुआ है, इसको हम पहले विच्छेद करेंगे। क्या हो जाएगा हमारा? उप, फिर अणु, अधि, आंग। ठीक है, देखिए यहाँ प में अ था और यहाँ का अ, यहाँ का अ में क्या हो गया? दीर्घ आ बन गया, उपान हो गया। और जो नू था ना, वो क्या हो गया? वह हो गया। किससे हो गया? वह किससे हो गया? इको यणच से। किससे हो गया? इको यणच से हो गया, वह हो गया। फिर क्या यहाँ पे? अधि और आंग है, जो क्या हो जाए? फिर यहाँ पे वह हो गया। फिर यहाँ पे क्या अ था, वह में अ जुड़ गया, ध बचा, ध यहाँ आया, जो ई था ये क्या हो गया? यह हो गया। किससे? इको यण से हुआ है। फिर यहाँ पे आएगी, ये जुड़ गया, क्या बन गया? उप, अणु, अधि, आंग। फिर आगे क्या है? वस, यानी क्या? वस धातु है। ठीक है, अब कह रहा है, इसके पहले हम आप क्या बताए थे? अधि, सिंह, स्था, क्या है? कर्म। यहाँ क्या था? उपसर्ग एक था और सिंह धातु है, स्था एक धातु है और आस एक धातु है। यानी यहाँ पे जो पहले बताए थे उसमें उपसर्ग एक था, तीन क्या थे? धातुएं थी। और यहाँ पे क्या है? उप, अणु, अधि और आंग। कितना की सब क्या है? ये हमारे उपसर्ग हैं। क्या है ये? उपसर्ग हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। कितनी? 22। आप जानते हैं, आप एग्जाम में पूछ सकता है, संस्कृत में उपसर्ग पूछता है कि उपसर्ग कितने हैं, कितना बताएंगे आप? 22। ठीक है,
चलिए हम दिखाया जा रहा था आपको कि ये कंपटीशन देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है, जो किया गया है, क्या किया गया है, इसके पहले जो सूत्र आया था उसमें क्या था, एक उपसर्ग 3 धातुएं थी। यहाँ पे क्या है, 4 उपसर्ग 1 धातु है। ठीक है, क्या है, 4 उपसर्ग और 1 धातु है। यहाँ पे क्या था, 1 उपसर्ग तथा 3 धातुएं थी। जब आगे आया तो क्या हुआ, पासा पलट गया, जो उपसर्ग थी यहाँ क्या हो गई, धातु हो गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि वस धातु जो है यदि इसके पूर्व उप हो या उप उपसर्ग हो या अन उपसर्ग हो या अधि उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि वस धातु के पहले या पूर्व क्या हो, या तो उप उपसर्ग हो या अन उपसर्ग हो या अधि उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो, तो जो वस धातु का आधार रहेगा, क्या रहेगा, आधार रहेगा, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी कम संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी कम संज्ञा हो जाएगी उसमें क्या लग जाएगा, कर्मण्य द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। क्लियर हुआ ये, क्या, उपान मध्यांग वसह कहता है उप अनु अधि और आंग वस धातु के पूर्व कोई एक उपसर्ग लगा हो इनमें से, तो जो वस धातु का जो आधार रहेगा उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है उसकी क्या होती है, कर्मण्य द्वितीया से उसमें क्या लग जाता है, द्वितीया विभक्ति लग जाती है। आप इसको याद रखिए हरदम, क्या, कर्मणि द्वितीया, ये आपको बहुत काम देने वाला है। क्या, कि जहाँ जहाँ भी जो धातुएं, अब आप यहाँ जितने सूत्र पाएंगे लगभग यहाँ पे कर्म कारक में जितने सूत्र पाएंगे वो सब क्या रहेंगे, लगभग सभी कर्म करने वाले रहेंगे। सभी नहीं, 1-2 छोड़ करके आगे बताएंगे कौन से नहीं हैं, लेकिन अभी जितने मिल रहे हैं वर्तमान समय में सब क्या हैं, सभी क्या कर रहे हैं, कर्म संज्ञा कर रहे हैं। और जितने का भी कर्म संज्ञा होगी, क्या होगी, जितने धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होगी, हम उन कर्म संज्ञाओं का इतना याद रखेंगे कि कर्मण्य द्वितीया से ही क्या करेंगे, उसमें द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे, द्वितीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, यानी याद रहेगा आपको ये, क्या, कर्मण्य द्वितीया किस काम में आता है, ये जितने के भी आधारों जिनका भी कर्म संज्ञा होता है उसमें क्या जाता है, द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। किससे, कर्मण्य द्वितीया से। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो आप इसको याद रखेंगे ना, किसको, कर्मण्य द्वितीया को। ठीक है, चलिए क्या था ये, उपान मध्यांग वसह, क्या कहता है, फिर देखिए जाओ कि वस धातु के पहले उप उपसर्ग हो या अन उपसर्ग हो या अधि उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो, इन चारों में से कोई एक उपसर्ग लगा हुआ हो तो उसके आधार की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। क्लियर हुआ सूत्र ये, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उदाहरण क्या इसका दिया हुआ है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे हो गया बालक प्रयाग में वसते हैं। क्या है, बालक प्रयाग में वसते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा। अब देखिए, यदि हम वस धातु के पूर्व उप अनु अधि आंग
इन उपसर्गों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो उसका आधार होगी उसमें क्या लग जाएगा, जो उसका आधार होगी उसकी क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और सप्तम में अधिकरण से उसमें क्या लग जाएगी, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। कि हमें क्या देखना है यहाँ पे, उप, अनु, अधि और आंग का प्रयोग करके देखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनुवाद क्या है यहाँ, बालक प्रयाग में बसते हैं न, इसका अनुवाद क्या होगा, बालक करता है, क्या हो जाएगा इसमें, बालक। यदि पूछे कि बालक में प्रथमा क्यों लग रही है तो आप क्या बताएंगे। यदि कोई पूछता है कि बालक को हम बालका कर रहे हैं, यानी इसमें क्या लगा, शुभ प्रत्यय लगा रहे हैं, यानी कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन, तो हम यहाँ पे प्रथमा लगा क्यों रहे हैं, पता है ना, हम पीछे बता चुके थे आपको। क्या है ये, एक प्रातिपदिक है। क्या है ये, प्रातिपदिक है। और जो पहला हमारा सूत्र था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, कहता जो भी प्रातिपदिक है उसमें क्या लगती है, लास्ट में क्या है, प्रथमा। ठीक है, इस कारण यहाँ क्या लग गया, प्रथमा लग रही। ठीक है, बालक। अब क्या है, प्रयाग में पहले वस्ते का हम कर देते हैं ना, ठीक है, हम अधि उपसर्ग जोड़ देंगे, इसका संधि कर देंगे, क्या हो जाएगा, संधि हो गई है। ठीक है, क्या होगा, बालक, फिर क्या है, अधिवसति है। यदि अधि उपसर्ग लगा है तो इसका आधार क्या है, प्रयाग में बस रहा है, वो कहाँ रह रहा है, प्रयाग में बस रहा है। तो जो प्रयाग में बस रहा है तो कह रहा कि यदि अधि उपसर्ग लगा है वस धातु के पूर्व तो उसका जो आधार है उसकी क्या हो जाएगी, क्या होगी, कर्म संज्ञा। भूल जा रहे हो सब लोग, क्या होगी, कर्म संज्ञा ना। हमने कहा जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी, क्या होगा, जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी वो तुरंत आए कौन, कर्मण द्वितीया। वो कहता है कि जिसकी भी कर्म संज्ञा करो भैया, हमें बुला लो, हम क्या करें उसमें द्वितीया लगा देंगे। क्या कहता है कर्मण द्वितीया, कि जिसकी भी कर्म संज्ञा कर रहे हो हमें आमंत्रित करो, हम वहाँ आ करके क्या कर देंगे, वहाँ पे द्वितीया हम लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अब कर्म में क्या लग जाएगी, द्वितीया लग जाएगी। तो प्रयाग है, क्या हो जाएगा, प्रयागम अधिवसति, बालक प्रयागम अधिवसति। ठीक है, यदि हम यहाँ पे अधि उपसर्ग का प्रयोग ना करते, क्या करते, हम सीधे क्या कर दे, वसति कर दें, तो क्या होता, यदि हम यहाँ पे अधिक का प्रयोग न करके सीधे क्या लिख दें, वसति लिख देते, तो क्या होता। आप जान रहे हैं कि यदि हम वस धातु के पूर्व उप, अनु, अधि और आंग का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो हमारा वस धातु का आधार होगी उसकी क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी भी अधिकरण संज्ञा होगी उसमें क्या लग जाएगा, सप्तम अधिकरण से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। उसको भी आप देख लीजिए। यदि हम यहाँ पे कोसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं करते तो क्या होता, बालक प्रयागे वसति, ये हमारा अनुवाद बनता। ठीक है, ये सब क्लियर हुआ। और देखिए, बहुत हम रटा रटा पढ़ते हैं क्या, हर हरि बैकुंठ में बसते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, हरि बैकुंठ में बसते हैं। आप जब किताब उठाएंगे तो आपको किताबों में यही उदाहरण मिलेगा, क्या, हरि बैकुंठ में बसते हैं। इसका अनुवाद क्या होगा, वही हो जाएगा, हरि क्या है हमारी, हरि क्या है हमारा, प्रातिपदिक है, इसमें क्या लग जाएगी, प्रथमा।
विभक्ति लग जाएगी। क्या हो जाएगा इसमें? प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। क्या हो जाएगा? हरि। फिर क्या है? वैकुंठ में। तो अब हम यहाँ पे पहले कर जो इसका ये आधार है हम डिसाइड किस पे करेंगे? वसते पे। यदि हम वसते के पहले अधि उपसर्ग लगा दें, सॉरी क्या लगा दें? उपसर्ग लगाएं या अनुपसर्ग लगाएं, यानी हम इन चारों उपसर्गों को लगा करके तब हम यदि यहाँ वसत लिख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं कि यदि हम इन चारों उपसर्गों से कोई एक लगा करके तब हम वसत लिख रहे हैं तो जिसका आधार है क्या हो जाएगी? उसकी क्या हो जाएगी? उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी फिर वो भाग क्या आएगा? कौन? कर्मण द्वितीया। क्या बोलेगा वो कि भैया जिसकी कर्म संज्ञा किए हो उसमें द्वितीया लगा दो, द्वितीया लगा दो। क्या हो जाएगा इसमें? हरि हरि वैकुंठम। अब चाहे उपवसत बोल दो, चाहे अनुवसत बोल दो, चाहे अधिवसत या आंग वसत, सब में क्या होगा? यही अनुवाद होगा, हरि वैकुंठ में बसते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें हो रही है? ये जो हमारा सूत्र कह रहा है कोई दिक्कत है? नहीं है ना? क्या है? उपान मध्यांग वस कहता है उपसर्ग हो या अन उपसर्ग हो या अधि उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो, इन उपसर्गों के बाद यदि वस धातु आ रही है तो वस धातु का जो आधार है हम उसे क्या कर देंगे? आधार की कर देंगे कर्म संज्ञा। और जिसकी भी कर्म संज्ञा कर देंगे वहाँ क्या आ जाएगी? हमारे कर्मण द्वितीया सूत्र आ जाएगा। और कहेगा जो जिसका भी कर्म संज्ञा हुआ है उसमें क्या लग जाएगी? द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? हो तो बताइए। क्लियर हुआ ये? उपान मध्यांग वस। ठीक है, क्या करता है ये? आधार की कर्म संज्ञा करता है। क्या करता है? आधार की कर्म संज्ञा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए। एक वार्तिक है। क्या है वार्तिक? क्या है? अभुक्त्यर्थस्तु अभुक्त्यर्थस्तु न। अभी जो बता रहा था कि जो वस धातु के बारे में बता रहा था, ये क्या है? हमारी वार्तिक है। क्या है ये? अब ये वार्तिक क्या है पहले आप ये जान लीजिए। अब जब वार्तिक आ ही गया है तो वार्तिक क्या है पहले आप ये जान लीजिए। वार्तिक क्या है? हमारा अष्टाध्यायी पे लिखा हुआ है। क्या है? टीका है। क्या है ये? टीका है। क्या वार्तिक? इसके रचनाकार कौन है? कात्यायन है। कौन है? कात्यायन है। इन्हीं का एक नाम और मिलता है, वो क्या है? वररुचि। क्या है? यानी ये पूछता है कि वार्तिक के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कात्यायन या वररुचि हैं। ठीक है, चलिए बस वार्तिक आए हम बता दें थोड़ा सा इसके बारे में कि वार्तिक लिखा किसने है? कात्यायन या वररुचि ने। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने सूत्र पे। और
ठीक है, कह रहा है अभुक्त्यर्थस्य तु न, यानी कह रहा है कि अभुक्त्यर्थस यानी जहाँ पे जब जो वस धातु आ रही थी ना, यदि वो उपासना के यानी किसके में, यानी क्या व्रत, जब कोई व्रत रहते हैं उपवास उपासना ना, कह रहा है कि जब उपवास करना हो, जब वस के पहले यदि उप लिखा हो, उपसर्ग लगा हो ना, तो इसका अर्थ क्या हो, उपवास हो यानी व्रत हो, क्या हो, व्रत हो, तो क्या होगा, उसके आधार की क्रम संज्ञा नहीं होगी। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसके पहले हम आपको बताए थे, आइए तब दिखाते हैं। उपान वध्यांग वस, ये कह रहा था वस धातु के पूर्व क्या हो, उप उपसर्ग हो या अन उपसर्ग हो या अधि उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो, तो जो इसका आधार था उसमें क्या लग रही थी, उसका क्या हो रहा था, क्रम संज्ञा हो रहा था, और जिसकी क्रम संज्ञा हो रहा था वहाँ पर क्या लग रहा था, कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगाई जा रही थी। यही अब ये बता रहा है कि यदि वहाँ पे अभुक ना, यानी उसका क्या हो अर्थ, उपवास करना हो यानी भोजन करना वहाँ पे न हो, यानी उपवास करना हो, वस धातु का अर्थ क्या हो यहाँ पे, उपवास करना हो, तो जो उसका आधार रहेगा उसमें क्या होगी, उसका क्रम संज्ञा नहीं होगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं? ये अभुक त्यर्थस्त तू कह रहा है, अभुक न त्यर्थस्त तू न कह रहा है, यदि वहाँ पे भोजन या उपवास की बात की जाए, कहाँ पे उपवास का अर्थ क्या हो, उपवास करना हो, तो क्या होगा, जो वहाँ पे जो उसका स्थान रहेगा, जो उसका आधार रहेगा, उसकी क्या हो जाएगी, उसकी क्रम संज्ञा नहीं होगी, उसकी क्या होगी, अधिकरण संज्ञा होगी। और सप्तमी अधिकरण सूत्र से कह रहा है कि जिसकी भी अधिकरण संज्ञा होगी उसमें क्या लग जाएगा, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, जैसे क्या है, सीता वन में उपवास करती हैं। क्या है, सीता वन में उपवास करती हैं। तो अब यहाँ पे जो हम उपवास के लिखेंगे, उपवास लिखेंगे ना, तो अब यहाँ पे वस धातु के पूर्व उप आ रहा है, क्या रहा है, वस धातु के पूर्व उप आ रहा है, लेकिन जो यहाँ पे उपवास करना है वो निवास संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, व्रत से संबंधित है। यही बता रहा था कि यदि ये जो उपवास आ रहा है क्या हो रहा है, व्रत से संबंधित है, इसलिए जो इसका आधार है, कहाँ व्रत रह रही हो, वन में, तो कह रहा है जो इसका आधार है उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा होगी। क्या होगी, इसको भी आप जानते रहिए, आगे आपको एक काम देगा, अधिकरण संज्ञा होगी। और जिसका भी अधिकरण संज्ञा होती है उसके लिए सूत्र आता है, क्या आता है, सप्तम अधिकरणे च, कहता है कि जो सप्तमी है या जो अधिकरण है, अधिकरणे यानी अधिकरण में क्या हो, सप्तमी, जो अधिकरण हो उसमें क्या लगे, सप्तमी लगे। तो क्या है, सीता 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 हो जाएगा, वन में क्या होगा, वने और उपवसत लिखा हुआ है, यही मान यहाँ रहेगा, सीता वने उपवसत, सीता वन में उपवास करती है। ठीक है, कुछ डाउट है इसमें? अभूत त्यर्थ मतलब क्या, भूख मतलब खाना, भोजन, यानी वो कोई भोजन के अर्थ में यदि हो ना, अभोजन तो भोजन के अर्थ में हो, यानी क्या हो, अभूत त्यर्थस्तु
यानी कह रहा है कि यदि वो जो वस्तु धातु आ रही थी किसके अर्थ में हो, उपवास के अर्थ में हो, तो क्या होगा, उसके आधार की क्रम संज्ञा नहीं होगी। क्या होगी, आधार की क्रम संज्ञा नहीं होगी। क्या होगा, उसका अधिकरण संज्ञा होगी। और जिसकी भी अधिकरण संज्ञा होती है सूत्र आता सप्तम अधिकरणे च, कहता है जिसकी भी अधिकरण संज्ञा हुई है उसमें क्या लग जाएगी, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे अब हम इसका अगला सूत्र क्या है, अभितः परितः अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे पी ना, अब माने भी, क्या होगा, अब माने भी, यानी अब बताइए जो इसके पहले सूत्र था ना उसमें क्या लेगा, वो द्वितीय लेगा। एक क्या है हमारा, ये भी हमारा एक वार्तिक है। क्या है ये, वार्तिक है। हमने अभी आपको बताया कि वार्तिक जो रचना है उसके रचनाकार कौन है, आप लोग कमेंट बताएंगे क्या, वार्तिक के लेखक, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है, कौन है। ठीक है, क्या था, अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगेपि ना। अब कह रहा है, पहले यहाँ देखिए प्रतियोगे, अब जो दिया है मैंने भी, मैं कह रहा है कि इसमें भी क्या लगेगी, द्वितीय लगेगी। पहले आप ये जानते रहिए, यानी इसकी जो अब अर्थ दिया हुआ है इसका क्या होगा कि इसमें भी क्या लगेगी, द्वितीय लगेगी। अब देखिए क्या लिखा है, अभितः फिर परितः। अभितः माने क्या होता है, दोनों ओर, क्या होता है, दोनों ओर। अब चाहे अभितः हो या उभयतः बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उभयतः, दोनों आप याद करिए, ठीक है, अभितः और उभयतः दोनों माने क्या होता है, दोनों ओर, ठीक है। फिर क्या था, परितः माने चारों ओर, ठीक है। फिर क्या है, समया माने क्या होता है, निकट, यहाँ लिख लीजिए क्या आएगा, निकट। निक्सा माने क्या होता है, समीप या निकट, वही बात हुई। फिर हा माने क्या होता है, धिक्कार ना। प्रति माने क्या होता है, की ओर। बस इनके योग में भी क्या होती है, द्वितीय होती है। क्लियर हुआ। अब देखिए फिर से एक बार, कहता है अभितः माने दोनों ओर। जैसे हम बोलते हैं, एक एक समझ लीजिए पहले आप स्टेप बाय स्टेप से ना। पहला क्या है, अभितः है, हम यहाँ दिखाते हैं पहले को, गांव के दोनों ओर ना क्या है,
बाजार है। क्या है? गांव के दोनों ओर बाजार है। तो आप ये इसका तो जान ही रहे हैं, इसका संस्कृत क्या होगी? क्या होगी? उभयतः या अभितः। या तो आप अभितः लिख लीजिए या आप लिख करके उभयतः, दोनों आप जानते रहें। ठीक है? क्या है? अब देखिए, कह रहा है यदि ऐसा कोई जो होता है अभितः परितः समया, यानी इनका जब योग हो जाए, प्रतियोगे, अब इनका जब योग हो जाए तो जो इनका आधार रहेगा कहाँ पे? किसके ओर? गांव के ओर। तो जो गांव है यानी जो इसका आधार रहेगा उसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें क्या लगती है? कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति लगती है। ठीक है? तो क्या होगा? गांव के दोनों ओर क्या है? बाजार है। क्या हो जाएगा इसका? ग्रामम अभितः अर्पणम अस्ति। क्या है? ग्रामम अभितः या उभयतः अर्पणम अस्ति। ठीक है? ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? एक क्लियर हो गया। अभितः मतलब क्या होता है? दोनों ओर ना, का गांव के दोनों ओर क्या है? बाजार है। यदि आपको इसका अनुवाद बनाना हो आप क्या करेंगे? ग्रामम अभितः या उभयतः, दोनों हमारा सही रहेगा, कोई भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों, आप कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है? ग्रामम अभितः या उभयतः लिखिए। आप जानते रहें कि दोनों मीन्स क्या होता है? दोनों ओर होता है। आपको ज्ञान होना चाहिए, आप कोई एक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। ग्रामम अभितः अर्पणम क्या होगा? अस्ति। ठीक है? अब क्या है? परितः, उसको भी देख लीजिए। ठीक है? परितः दिया हुआ है माने क्या होता है? चारों ओर ना। क्या बोल सकते हैं? विद्यालय के चारों ओर क्या है? बगीचे हैं। क्या है? बगीचे हैं। ठीक है? क्या हो जाएगा? विद्यालय के चारों ओर। अब आपको इसका तो अर्थ पता ही है, इसकी संस्कृत क्या होगी? क्या होगी? परितः माने चारों ओर। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, परितः किसके? विद्यालय के। वैसे अगर हम देखेंगे विद्यालय के का के की जहाँ आता है वहाँ क्या लगती है? षष्ठी लगती है। लेकिन इस परितः का योग होने के कारण जो ये विद्यालय है इसकी क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। जब इसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी तो कर्मणि द्वितीया से क्या लग जाएगी? इसमें द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा? विद्यालयम। क्या हो जाएगी? विद्यालयम परितः, यानी विद्यालय के चारों ओर क्या है? बगीचे, यानी उपवनम मस्ति। कोई दिक्कत इसमें हो रही है? क्या है? परितः माने चारों ओर। और हम परितः पहले लिख लेंगे इसलिए ताकि हमें ये आसानी रहे कि जो विद्यालय के जो ये संबंध का दिखा रहा है का के की संबंध कारक का पहचान है ना, तो इसमें हमें षष्ठी न लगा दें। यदि कहीं हम इसको ध्यान न दे करके इसका अनुमान क्या कर देंगे? हम कर देंगे क्या? विद्यालयस्य परितः उपवनमस्ति। यदि हम ऐसा कर देंगे तो हमारा अनुवाद क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इसीलिए आपको ये सूत्र बताया जा रहा है
कि यहाँ पर भी अभितः परितः समया निस्सा प्रत्योग इनका योग हो रहा हो तो वहाँ पर क्या हो जाए, उसका जो आधार हो यानी जिससे इसका योग हो रहा हो उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, और जिसकी भी कर्म संज्ञा होगी उसमें क्या लग जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, तो क्या है विद्यालय, सॉरी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुवाद गलत हो जाएगा। तो इसको हम इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं, तो हम ये अनुवाद ना कर दें कहीं गलत करके चलें अपने परीक्षा हाल से, तो क्या हो जाएगा उसमें गलत हो जाएगा, तुम्हारा नंबर कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा विद्यालयम परितः उपवनम अस्ति। ठीक है, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत? चलिए, जो समया निस्सा प्रतियोग इत्यादि अभी बचे हुए हैं इसको हम अगले दिन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए, कक्षा वो लंबी हो जाएगी तो आपको भी दिक्कत होगी और जो हमारे भाई बैठे हैं वेट कर रहे हैं उनको भी दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।